Diving into the exciting world of British people. They are known for their rich history of kings, queens, and eye-catching crowns. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैग्ना कार्टा का जो ये टॉपिक है ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली आता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है 1215 में बनाया गया यूके के अंदर। ठीक है, यानी कि यूके के अंदर जब 1215 का साल शुरू हो गया था उस दौरान मैग्ना कार्टा बनाया गया। अब ये क्यों बनाया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ने लगे हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। द मैग्ना कार्टा वॉज वन ऑफ द ग्रेट कॉमन लॉ डॉक्यूमेंट। आपको अगर कॉमन लॉ ना भी याद रहा, आप इस पर सिंपली लिख लें कि मैग्ना कार्टा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ यूके। ठीक है, कि जो मैग्ना कार्टा है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट है यूके का। ठीक है, दिस मैग्ना कार्टा वाज क्रिएटेड इन 1215। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 1215 को बनाया गया। मैग्ना कार्टा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेट चार्टर, और मैग्ना कार्टा का दूसरा नाम है ग्रेट चार्टर। ठीक है, दिस मैग्ना कार्टा वॉज अ चार्टर ऑफ राइट्स एग्रीड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215। ये जो मैग्ना कार्टा है इसको चार्टर ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। बेसिकली वारंटी ऑफ राइट्स का के लिए मैग्ना कार्टा बनाया गया, लाइक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्ना कार्टा बनाया गया, जिस पर साइन लिया गया था किंग जॉन का। और ये किंग जॉन जो था 1215 में उस वक्त मौजूद था। ठीक है, लाइक 1215 का साल जब चल रहा था तब किंग जॉन मौजूद था। मैग्ना कार्टा वॉज ब्रिटिश फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, और मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बिफोर क्रिएटिंग मैग्ना कार्टा किंग्स ruled the land and were above the law of land, but with the creation of Magna Carta in 1215 made orders that the king and his government was not above the law। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैग्ना कार्टा बनने से पहले जो किंग था ना, इसको सारी पावर्स थी, जो मर्जी चाहे कर सकता है, और किंग और उसकी गवर्नमेंट जो थी वो लॉ से भी ऊपर थी। लेकिन मैग्ना कार्टा बनने के बाद हुआ ये कि किंग की जो गवर्नमेंट है, जो लाइक किंग के कंट्रोल में जो गवर्नमेंट थी और किंग, ये दोनों जो है अब लॉ के अंडर आ चुके हैं मैग्ना कार्टा बनने की वजह से। बेसिकली मैग्ना कार्टा बनने से किंग जो है वो कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, इवन किंग हैज़ टू ओबे द लॉ एंड दिस ऑल हैपन विद मैग्ना कार्टा। और किंग को भी अब लॉ को ओबे करना पड़ेगा, और ये सब किसकी वजह से हुआ, मैग्ना कार्टा के डॉक्यूमेंट बनने की वजह से हुआ। मीनिंग ऑफ द टर्म मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा को हम ग्रेट चार्टर भी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैग्ना कार्टा, डेफिनेशन ऑफ मैग्ना कार्टा को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने लिखा है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये कह रही है कि अ चार्टर ऑफ लिबर्टीज टू विच द इंग्लिश barons forced King John to give his essence in June 1215 at Ruymede। बेसिकली ये एक ऐसा चार्टर है, एक ऐसा चार्टर को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंग्लिश के बैरॉन्स ने किंग को फोर्स किया इसको साइन। ठीक है, और किंग कौन सा था, किंग जॉन था उस वक्त, और किंग जॉन को फोर्स किया गया कि वो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करे 1215 पे एट रेमेड। रेमेड एक जगह है जहाँ पे किंग जॉन मौजूद था, वहाँ पे इन बैरॉन्स ने फोर्स किया साइन करे। ये मैग्ना कार्टा के बारे में आपको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कह रही है। अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि मैग्ना कार्टा पे किस तरह से साइन हुआ, क्या क्या वजह बनी इस पे साइन कराने की, क्यों बनाया गया मैग्ना कार्टा। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ने लगे। was the first king of Plantagenet period in the history of Britain। अब एक प्लेटेनियन पीरियड शुरू हो गया। बेसिकली जो यूके की जो हिस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारे आपको ना पीरियड्स मिलेंगे, लाइक एंग्लियन पीरियड मिलेगा और सेजॉन पीरियड हो गया, या इस तरह के डिफरेंट पीरियड्स मिलेंगे। ठीक है, और हर पीरियड में डिफरेंट किंग्स मौजूद थे। तो ये जो पीरियड चल रहा है ये है प्लेटेजिनेट पीरियड। प्लेटेजिनेट पीरियड का जो पहला किंग था हेनरी II। ठीक है, आफ्टर हेनरी II द नेक्स्ट किंग वॉज किंग जॉन I। अब हेनरी II के बाद दूसरा किंग आ गया जिसका नाम था किंग जॉन I। ठीक है, अब जॉन I के साथ हुआ ये कि इस जॉन I के साथ ना आगे पढ़ने लगे हैं। किंग जॉन I वॉज द सन ऑफ विलियम हेनरी, और जो पहला किंग था इसका बेटा था जॉन I। ठीक है, जॉन I केम ऑन द थ्रोन ऑन 1199, और जॉन I जो है 1199 में अपने तख्त पे बैठा, अपनी बादशाहियत संभाली, और इसकी डेथ हुई थी 1216 में, यानी कि मैग्ना कार्टा बनने के बाद उसकी डेथ हो चुकी थी किंग की। व्हेन किंग जॉन बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड सून ही केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट
And because of this conflict, a famous document was introduced, Magna Carta, in 1215 by Parliament. हुआ यह था कि जैसे किंग जॉन अपनी पावर में आ गया, यानी कि जैसे ये किंग बन गया था, उसी वक्त इसने पार्लियामेंट के साथ लड़ाई लगा दी। पार्लियामेंट के साथ क्यों लड़ाई लगाई? क्योंकि पार्लियामेंट के पास वो सारी पावर्स आ चुकी थी जो कि किंग के पास होती थी, और किंग ऑब्वियसली उन पावर्स पे वर्क नहीं कर सक रहा था, पार्लियामेंट वर्क करती थी। तो किंग ने पार्लियामेंट से कहा कि तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी ना दो, मेरे कामों में मत पड़ो, मुझे मेरे काम करने दो। और पार्लियामेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर पार्लियामेंट ने किंग के ही खिलाफ एक मैग्ना कार्टा का डॉक्यूमेंट बना दिया। Basically, when King John became king, and he had a feudal lords or barons that helped him in many governmental administrations, and these feudal lords were present before the arrival of King John, and they had a very good coordination with the parliament and the government department. अब ये लड़ाई होने की वजह क्या थी, आपको हिस्ट्री से बता देते हैं कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ फ्यूडल लॉर्ड होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स। इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स को बैरॉन्स भी हम कहते हैं, बैरॉन्स, ठीक है, जिनका जिक्र मरियम वेबस्टर डिक्शनरी भी किया, ठीक है। अब ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये वो लॉर्ड्स थे जिनके पास लॉ की समझ थी, गवर्नमेंट को चलाने की समझ थी, और ये किंग जॉन के आने से पहले से ही मौजूद थे, ठीक है। अब जैसे किंग जॉन जो है अपनी पावर में आया, तो डिफरेंट कंट्रीज जो थी किंग के कंट्रोल में थी, ठीक है। अब डिफरेंट कंट्रीज पे किंग अकेला तो कंट्रोल नहीं कर सकता सारे कंट्रीज को, तो उसने अपने कंट्रीज को संभालने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स रखे। अब फ्यूडल लॉर्ड्स काफ़ी समझदार थे, इनको लॉ की समझ थी, गवर्नमेंट को चलाने की समझ थी, इनकी इस्लाम दुआ भी अच्छी थी पार्लियामेंट के साथ, ठीक है। तो हुआ ये कि किंग ने जब देखा कि फ्यूडल लॉर्ड्स ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और पार्लियामेंट ही ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर रही है, तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने किंग को कहा कि फ्यूडल लॉर्ड्स ने ना कुछ शर्तें, कुछ विशेष, कुछ विल्स किंग से जाके कहीं कि आप ना इन विशेष पे ना साइन कर दें। और ये विशेष किसकी थी? फ्यूडल लॉर्ड्स की थी, पार्लियामेंट की थी, ठीक है। Later, these feudal lords started their self-wills and wanted that King John fulfill those wills of feudal lords, but King John refused it and arrested them. अब feudal lords की जो ये wills थी, ये किंग्स ने पूरी नहीं की, किंग जॉन ने पूरी नहीं की, ठीक है, इस पर साइन नहीं किया। तो किंग ने क्या किया, इन्हीं feudal lords को जेल में भिजवा दिया, अरेस्ट करवा दिया। अब जैसे ये feudal lord अरेस्ट हुए, तो किंग जॉन जो है अकेला कंट्री संभाल नहीं सका। Soon then the news was spread everywhere and this led the country in a civil war. अब जब किंग जॉन ने जैसे ही फ्यूडल लॉर्ड्स को जेल में भिजवाया, तो पूरे कंट्री में जो है एक लड़ाई सी बन गई, सारे लोग नफरत करना शुरू हो गए किंग से, ठीक है। Later, King John himself realized that he cannot manage law and order in the country. और किंग को, यानी कि जिस किंग जॉन ने उनको अरेस्ट करवाया था, उसको बाद में रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि वो अकेले कंट्री नहीं चला सक रहा, उसको फ्यूडल लॉर्ड्स की ज़रूरत है। फिर मजबूर होकर इस किंग ने फ्यूडल लॉर्ड्स की सारी विशेष मान ली, और जो विशेष जिस डॉक्यूमेंट पे लिखी थी ना, उस डॉक्यूमेंट पे किंग जॉन से ज़बरदस्ती फ्यूडल लॉर्ड्स ने साइन करवाया, और ये जो डॉक्यूमेंट था यही था मैग्ना कार्टा। इस डॉक्यूमेंट से हुआ ये कि किंग की जो पावर्स थी जिनके लिए लड़ रहा था किंग, वो पावर्स भी अब सारी की सारी चली गई पार्लियामेंट को, इस डॉक्यूमेंट पे साइन होने की वजह से। सो किंग जॉन एक्सेप्टेड द विल्स एंड डिमांड्स फॉर हिज फ्यूडल लॉर्ड्स। एट द ओकेजन फ्यूडल लॉर्ड्स और barons had a document made by parliament was forcefully signed by King John in 1215 on June. Then this document was given the name of Magna Carta. जैसे मैंने ऊपर बताया कि फ्यूडल लॉर्ड्स ने फिर किंग जॉन से वो साइन करवाया डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट किसने बनवाया था? पार्लियामेंट ने बनवाया था, ठीक है। यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स ने पार्लियामेंट से हेल्प लेके वो डॉक्यूमेंट बनवाया जिसमें सारे लॉज एंड ऑर्डर मौजूद थे। अब डॉक्यूमेंट पे जो थी विल्स लिखी हुई थी बैरॉन्स की, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स की, और पार्लियामेंट की भी कुछ विल्स मौजूद थी, सही है। अब जैसे इस पर साइन हुआ, उससे हुआ ये कि किंग जॉन की जो पावर्स थी, जो बची कुछ रह गई थी, वो भी उस डॉक्यूमेंट के साइन होने की वजह से किंग से छीन ली गई, और फिर इस डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया गया मैग्ना कार्टा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये थी हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा के डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी? वैसे तो बहुत सारी बातें थी, बट यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं। पहला है नो इम्प्रिजमेंट विदाउट प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब है बगैर छानबीन किए आप किसी इंसान को इम्प्रिजमेंट नहीं कर सकते, जेल नहीं भिजवा सकते। यानी कि होता यह था, किंग जो था उसके पास पावर थी, किसी भी बंदे को बेवजह जेल भिजवा देता था। लेकिन इस मैग्ना कार्टा बनने से हुआ ये कि इसमें कुछ ऐसी शर्तें लिख दी गई। ये शर्त थी, ठीक है, कि किसी भी इंसान को बगैर छानबीन किए उसको आप जेल नहीं भिजवा सकते।
No one will be punished without prosecution or examining properly and she will have the opportunity to defend themselves. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खामखा किसी बंदे को जेल नहीं भिजवाया जाएगा और जिस पे इल्ज़ाम लगा है कि इसको जेल भेजना चाहिए तो उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए सफाई भी दे सके। ये बात जो है मैग्ना कार्टा में लिखी गई। दूसरी मैग्ना कार्टा में शर्त ये लिखी गई थी नो इलीगल अरेस्ट, यानी कि आप खामखा गलत तरीके से इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन विल बी अरेस्टेड अंटिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ आर फुलफिल्ड, यानी कि जब तक लॉ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जाता आप खामखा किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर किसी बंदे ने क्राइम किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, उसको खामखा अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उसने क्राइम किया है, प्रॉपर्ली कोई लॉ को तोड़ा है, तभी वो अरेस्ट होगा, वैसे नहीं होगा। पनिशमेंट शैल बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑफेंस, और जो ऑफेंस हुआ है यानी कि जो क्राइम किया गया है उसी क्राइम के अकॉर्डिंग ही उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे ने चोरी की ही नहीं, सिर्फ किसी को गाली दी है या बैड वर्ड्स यूज़ किए हैं, उस बैड वर्ड्स यूज़ करने की वजह से उसको क्राइम के मुताबिक क्राइम के बराबर सज़ा मिल रही है, तो ये गलत है। जो उसने गलती की है, जो उसने सज़ा, जो उसने गलत काम किए हैं, वैसे ही उसको सज़ा मिले। यहाँ पर यही बात लिखी है, ठीक है। The punishment of penalty shall be according to the nature of offense the offender did, and while imposing the penalty, the position or status of the offender should be kept in mind. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी आप सज़ा दो ना तो ऑफेंडर की पोजीशन देख के, उसका स्टेटस और पोजीशन देख के उसको सज़ा दो। लाइक ऐसा ना हो कि आप जिस बंदे को सज़ा देने जा रहे हो वो किंग हो या कोई ऐसा बंदा हो जिसका स्टेटस बहुत हाई है, तो उसको जब आप कोई ऐसी सज़ा देने जा रहे हो जो आमतौर पे सबको मिल रही है, तो उसको सज़ा देने से पहले उसका स्टेटस आप लाजमी देखें। ये आपको मैग्ना कार्टा में लिखा मिला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मैग्ना कार्टा में, नो वन शैल बी एक्साइल्ड विदाउट इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। नो पर्सन शैल बी एक्साइल्ड विदाउट स्टेटिंग रीजंस एंड विदाउट इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। यहाँ पे इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं। किसी भी शख्स को बगैर वजह बताए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू किए बगैर उसको जिला वतन नहीं किया जाएगा। बेसिकली होता यह था उस वक्त, उस ज़माने में, कि कोई भी इंसान हो अगर कोई गलत काम करते उसको उसकी कंट्री से ही निकाल दिया जाता था बगैर उस पर छानबीन किए। तो मैग्ना कार्टा ये कह रहा है कि किसी भी इंसान को बगैर छानबीन किए, बगैर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर उसको कंट्री से आप निकाल नहीं सकते, उसको जेल नहीं दे सकते, जेल में नहीं डाल सकते। ये बात है आपको मैग्ना कार्टा में मिली है। 5वां पॉइंट मैग्ना कार्टा में लिखा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस को यूज़ किया जाए। लाइक जो भी इंसान को सज़ा मिल रही है या कुछ भी हो रहा है उस पर लॉ को यूज़ किया जाए, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को यूज़ किया जाए। लेजिस्लेशन विल बी डन विद द म्यूचुअल एडवाइस ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, पेजर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ग्रेट काउंसिल्स। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब लॉ बनाया जाएगा, लॉ को जब यूज़ किया जाएगा तो उसमें एडवाइस ली जाएगी एरिस्टोक्रेट से, पेजर्स से और मेंबर्स ऑफ ग्रेट काउंसिल से। ये वो लोग हैं जिनके पास लॉ की नॉलेज है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन लोगों से एडवाइस लेके आप लॉ बनाएं और लॉ को यूज़ करें। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी? द अपॉइंटमेंट टू अपॉइंट द जज इन द कोर्ट्स their ability shall be made the standards of their appointment. That means if judge abilities matches the standards of the appointment for the particular position then they will be appointed. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो अनपढ़ और ऐसे नहीं होने चाहिए जो अपना ओहदा ना संभाल सके, अपनी पोजीशन ना संभाल सके, बल्कि जज ऐसा होना चाहिए जो कि उस पोजीशन के, उस पोस्ट के काबिल हो, उस सीट पे बैठने के काबिल हो। तो यहाँ पे यही बात लिखी है। अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और जजेस और जो भी बंदा आप ड्यूटी पे रखो, जॉब पे रखो, वो मेरिट के अकॉर्डिंग हो। अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुपीरियर जजेस एंड हाई ऑफिशियल शैल बी मेड फ्रॉम दी पब्लिक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं वो नॉर्मल पब्लिक से होने चाहिए। लाइक जो सिटीजन हैं यूके के, नॉर्मल पब्लिक है, तो उनके अंदर से ही जजेस बनेंगे। एंड अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट, और उनके मेरिट के हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए सब बंदे को। एवरी इंडिविजुअल शैल बी गिवन फुल रिलीजियस फ्रीडम एंड ही शी विल बी फ्री टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैग्ना कार्टा में ये बात भी लिखी है कि हर बंदे को रिलीजियस फ्रीडम होगी, वो अपनी मर्जी से अपने मजहब के मुताबिक चल सकता है कंट्री में। टैक्सेशन के बारे में भी आपको मैग्ना कार्टा में मिला है। व्हाइल इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस एडवाइस शैल बी टेकन फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप टैक्स को इम्पोज करो, यानी कि टैक्स को जब आप कंट्री पर लगाओ, तो आपको फ्यूडल लॉर्ड से एंड एरिस्टोक्रेट से एडवाइस लेनी चाहिए। इनकी एडवाइस के बगैर आप टैक्स नहीं लगा सकते कंट्री में। ये बात आपको मैग्ना कार्टा में मिली है। आखिरी पॉइंट मैग्ना कार्टा में लिखा है प्रॉपर्टी शैल बी गिवन टू देयर हेयर्स। हेयर्स कहते हैं वारिस को, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वारिसों को मिलनी चाहिए। लाइक होता यह था पुराने ज़माने में किंग्स एंड क्वींस और यही लोग ही ना प्रॉपर्टीज़ ले लेते थे उन लोगों की जो मर जाते थे, बल्कि अब मैग्ना कार्टा ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि वारिस हों उस मरे हुए बंदे की, जैसे कि औलाद हो, बच्चे हों,
उनको प्रॉपर्टी जानी चाहिए उनके पेरेंट्स की अगर उनकी डेथ हो जाए। ऑल द हेयर्स वारिस ऑफ डिसीज्ड शैल बी गिवन देयर शेयर फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। डिसीज्ड वो बंदा होता है जो अभी फौत हुआ हो, रिसेंटली फौत हुआ हो, ठीक है, और जो फौत हुआ हो उसी के वारिस को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये हमें मैग्ना कार्टा में लिखा मिला है। बस इतना ही था।